गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का द्वितीय पाठ हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में वर्ण विन्यास जो है वो आपका द्वितीय पाठ है। बच्चों, हिंदी क्लास 8 का हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस है या जो हमारे सामने है बुक में, वो काफ़ी बड़ा है और इसे वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से पूर्ण समझा पाना, पूर्ण उत्तर दे पाना शायद संभव नहीं है। मैं बहुत असुविधा महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कुछ हद तक बताने की। आप लोग सभी कोई इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर फिल अप द ब्लैंक्स जो भी है उसको कॉपी बनाकर अलग से बनाने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आंसर तो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं हुआ कोई तो मैं उसको अलग से बाद में बताने की कोशिश करूँगी। तो आपका जो ये द्वितीय अध्याय है वो है वर्ण विन्यास। बच्चों, वर्ण विन्यास या बचपन में जो आप लोग पढ़े हैं वर्ण विच्छेद, वो हम एक ही है कह सकते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग होता है। वर्ण विन्यास का अर्थ होता है वर्णों को तोड़कर लिखना, और संयोजन में, वर्ण संयोजन में हम वर्णों का मेल करते हैं, मतलब जोड़ कर लिखना। तो आप लोग एलकेजी या यूकेजी से वर्णों जब आप सीखते हैं, वर्ण यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। उसको जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ण को हम तोड़ना भी सीखते हैं। जैसे स्वर वर्ण है तो उसे हम, स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसे नहीं तोड़ सकते, फिर भी नहीं तोड़ सकते भी नहीं बोल सकते। जैसे दो अ मिलकर एक आ बनता है, हम जानते हैं। इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं कि दो स्वर की छोटी मात्रा मिलकर एक बड़ी मात्रा का निर्माण करते हैं, ये हम सीखते हैं। लेकिन व्यंजन को हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बनता है। तो प्रथम जो आपके चैप्टर में है, पहले है वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। और बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताऊंगी कि वर्णमाला होता है। वर्णमाला क्या होता है, मतलब वर्णों को एक ही धागे में गुथे जाना, यानी उसको सिस्टमेटिक वे से, सही ढंग से वर्णों को लिखने के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब वो झुंड में जहाँ पे रहते हैं उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ दो प्रश्न आपका निकल के आया, पहला वर्ण किसे कहते हैं, दूसरा वर्णमाला किसे कहते हैं। अब है बच्चों कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के हम जानते ही आए हैं कि दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या जो है हिंदी में वह 11 होती है, और साथ ही में स्वर वर्ण का दो भेद होता है, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर हम किसे कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। मतलब अब आप बोलेंगे, आप व्यंजन और स्वर दोनों को मिला के मैं नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ स्वर की बारे में बात कर रही हूँ कि स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट उल्टा, कि जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये हो गया स्वर के दोनों रूप। अब आ जाएंगे हम लोग व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण की संख्या जैसे बताया था 11 था। स्वर वर्ण जो थे वो अपने आप में स्वतंत्र थे, वो खुद ही अपने उच्चारण जो उनके होते हैं वो खुद ही अपने आप में होता है, किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु व्यंजन में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलता है, या व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा स्वर के साथ होते हैं, मतलब वो कभी अकेले नहीं होते। आप व्यंजन के किसी भी वर्ण को उठा लो, चाहे क हो, चाहे च हो, चाहे ट हो, प हो, कोई भी। तो प कैसे बनता है, जैसे प को हमने उठा लिया तो प कैसे बनता है, प हलंत जोड़ अ, मतलब प हलंत प्लस अ, यानी यहाँ प जो है वो अपने आप में एक आधा था, इसलिए हमने हलंत लगाया, और उसको पूरा करने के लिए हमें स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ी, और इसलिए हमने क्या किया, अ लगाया, जो अपने आप में फिर प बना। इसी तरह बच्चों हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन को हमेशा स्वर के साथ पाते हैं। व्यंजन के जो है वह 3 भेद हैं। अच्छा, वहाँ जैसे स्वरों की संख्या थी 11, वैसे व्यंजनों की संख्या 37 है। मतलब
कितने मैंने बताया 37। अब आप अगर कुल हिंदी वर्णमाला की संख्या को लोगे तो वह 52 है। तो जब आप बोलोगे कि 37 और मैम अगर 11 को जोड़े तो वो 52 नहीं आता, हाँ नहीं आता, क्योंकि इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं, आयोगवाह होते हैं, वो भी इसी वर्णमाला में इंक्लूडेड है, लेकिन उसको वर्णों में अलग से भेद में बांटा नहीं गया है। मतलब स्वर और व्यंजन में कहीं पर भी उनके स्थान नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है वो हिंदी वर्णमाला में है, तो इसीलिए उनको अलग रखा गया है और स्वर को स्वर के साथ 11 के साथ और व्यंजन को 37 के साथ रखा गया है। तो व्यंजन वर्ण के जो मैंने बताया कि 3 भेद होते हैं, उसमें है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है वह जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, मतलब उसके बोलते वक्त हमारे मुंह के अंदर जीवा वायु जो है वो किसी न किसी भाग को मुंह का छूता है, जैसे या तो तालु को या फिर कंठ को या दांत को, किसी भी चीज़ को, किसी भी भाग को मुंह के अंदर का स्पर्श करता है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है 27। पूरा क वर्ग, पूरा च वर्ग, पूरा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पूरा, ये सभी है। और इसका उच्चारण स्थान भी है, जितने भी क वर्ग निकलते हैं ना बच्चों वो कंठ से निकलते हैं, जितने च वर्ग निकलते हैं वो तालु को स्पर्श करते हैं, जितने ट वर्ग निकलते हैं वो मूर्धा को स्पर्श करते हैं, जितने त वर्ग निकलते हैं चाहे वो त थ द ध न कुछ भी बोल लो वो दांत को स्पर्श जरूर करता है। और अगर आप प वर्ग पे जाओगे प फ ब भ तो ये क्या करते हैं, ओठ आपस में स्पर्श होते हैं, स्पर्श होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये सभी जो हैं 27 के 27 स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा सेकेंड नंबर में है अंतस्थ व्यंजन, जो कि अंतस्थ का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित, मतलब ये बीच का है। तो ये जो बीच के वर्ण हैं इन्हें हम हमेशा याद रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण जो है जीभ तालु दांत होठ से निकल कर आता है, किंतु जब हम इनको बोलते हैं तो श्वास में रुकावट जो है वो कम होती है। मतलब ये ज़रूर मुंह से निकल कर आता है, होंठ से वायु जरूर निकलता है, पर होंठ से निकलने वाले हर चीज़ को हम दबा के नहीं बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। वो ये क्या होता है, होंठ से जरूर निकलता है पर इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यूँ फटाक से य र ल व, मतलब इसको हम यूँ ही आसानी से बोल जाते हैं सबसे कम समय में। आप ये इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अब आया उष्म व्यंजन। उष्म अपने आप में है, उष्म या उष्मा का अर्थ हम जानते हैं गर्मी, घर्षण, ऊर्जा, कुछ भी हम ये सब बोल सकते हैं। तो ये इसके नाम से ही प्रसिद्ध है कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जो है मुंह के किसी ना किसी स्थान को रगड़ खाता है, यानी घर्षण होता है, तो इससे उसके उच्चारण में जो होता है ऊष्मा पैदा होती है। और वो सिर्फ 4 ही है, तीनों श और ह। जब तीनों श को हम बोलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जो जीभा है वो ट्विस्ट होते हैं, जिस प्रकार सीटी बजाने में होता है उस प्रकार, और उस घर्षण से ऊष्मा पैदा होता है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन में। अब आप बोलोगे मैम ह में नहीं होता है, क्योंकि ह में तो हवा निकलता है, होता है। जीभा का जो अंत भाग है वो कंठ और ऊपर के तालु से घर्षण खाता है, और ह बोलने में ह का जो हवा निकलता है वो अ के तरह नहीं निकलता। ह का आवाज़ जो हवा जो बाहर आता है ना हमारे मुख से, वो घर्षण वाले हवा आते हैं, जिस कारण हम क्या कह सकते हैं कि ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन में रखते हैं। यानी बहुत ही सिंपल है, आपको 4 याद रखने हैं, तीनों जो स है, दंत स, मूर्धन स और तालब श, और साथ में ह, ये सभी जो है उष्म व्यंजन में आ गया। अब ये हो गया, आपके बुक में 3 के अलावे 4 दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बताऊं स्वर में भी एक और देना चाहिए था, पर यहाँ नहीं दिया हुआ है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दिया हुआ है। एक और होता है प्लुप्त स्वर, जिससे हम ओम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वह प्लुप्त स्वर नहीं दिया है। मे बी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि प्लुप्त स्वर जो है वो अपने आप में लुप्त होता है, अपने आप में एक गायब होता है, वो बहुत कम लगता है। जब हम किसी ध्वनि को बहुत देर तक बोलने वाले होते हैं तब हम वो एस जैसा आकृति लगाते हैं, उसे ही प्लुप्त स्वर कहते हैं, इसीलिए शायद नहीं दिया होगा। लेकिन बच्चों यहाँ आपके व्यंजन वर्णों
में 4 दिया हुआ है। आगत व्यंजन जो पहले नहीं था, सिर्फ 3 ही था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, पर अभी 4 दिया हुआ है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन को अलग से क्यों जोड़ा मुझे पता नहीं है, पर आगत की मात्रा आप सभी को पता है कि जब हम लोग हिंदी का कोई शब्द उर्दू, फारसी या अंग्रेजी में लिखते हैं तो हम लोग उसके नीचे नुक्ता की मात्रा का व्यवहार करते हैं। मतलब जब हम वर्ड को लिखते हैं ना, जैसे जहाज़ या फैशन या कुछ भी ऐसा जो कि अरबी या उनका फ़ॉरेन, तो उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, अरबी वाले शब्द के नीचे हम लोग एक बिंदा की मात्रा देते हैं जिसको नुक्ता कहते हैं। तो इसे आगत व्यंजन में डाल दिया गया। इसके अलावा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी अपने आप में बहुत खास है। बस इतना याद रखना है कि यह वह व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। इसमें कहीं पे स्वर नहीं होता। मैंने इससे पहले बताया कि व्यंजन जो है अपने आप नहीं बन सकता, तो वो स्वर की हेल्प लेता है। और यकीन मानो ज़्यादातर व्यंजन स्वर की हेल्प लेकर ही बनता है, परंतु संयुक्त व्यंजन ऐसा नहीं है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है और ये अपने आप में वो होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बना है, और वो होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। बस ये याद रखना, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो होते हैं ये अपने आप में 4, क्योंकि अक्ष जो बनता है वो क हलंत प्लस मूर्धन स, ज्ञ जो बनता है वो ज हलंत प्लस य, त्र जो बनता है वो त हलंत प्लस र, और स्र जो बनता है वो तालब श हलंत प्लस र। तो ये है संयुक्त व्यंजन। अब इस अक्षत्र ज्ञ को तो हम पढ़ लिए, इसके उच्चारण स्थान थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावे बच्चों हैं आपके बुक में जो कि द्वित व्यंजन है और अल्प प्राण, महाप्राण है। ये सब छोटा छोटा चीज़ें है। व्यंजन गुच्छ में आता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, मैंने अच्छे से समझाया कि जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन क्या है, एक ही व्यंजन का जब 2 बार, एक शब्द में एक ही व्यंजन का जब 2 बार उच्चारण होता है ना, तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे हम सच्चा, चमे चमे आकार आ गया ना, तो इस तरह के जो एक ही पक्का, कमे कमे आकार, तो जब एक ही वर्ण का 2 बार उच्चारित होता है, मतलब जो हम संयुक्त लिखते हैं वो एक आधा और एक पूरा जो होता है वो दोनों एक ही वर्ण रहें, तो यह द्वित व्यंजन होता है। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण संयुक्त रूप में जब होते हैं तो इसमें अलग अलग वर्णों का होता है। जैसे अच्छा, चमे छमे आकार, और भी ऐसे बहुत सारे, पत्थर, तमे थमे आता है ना, तमे थमे र, तो प तमे थमे र, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो। इसके अलावा है बलाघात। बलाघात क्या है, बलाघात शब्दांश को जब हम उच्चारण करते हैं तो जिस पर हम बल देते हैं, अगर मान लो वाक्य में हम बलाघात यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी शब्द पर जोड़ देते हैं, और अगर शब्द के रूप में हम बलाघात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा पर शायद जोड़ देते हैं। जैसे की, ही, इस तरह के जब शब्द बोलते हैं तो दीर्घ की मात्रा जब आती है तो उस पर जोड़ दिया जाता है। लेकिन वाक्य के रूप में जब हम बोले, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि अच्छा तो राम मिठाई खाएगा, मतलब मिठाई पे जोड़ दिया, मिठाई खाएगा। जब हम लोग कुछ बोलते हैं पापा क्या लाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लाए, मतलब क्या चीज़ पे ज़्यादा जोड़ दिए। पापा लाए ये सब नॉर्मल था, क्या लाए इस चीज़ पे जोड़ दिए। तो इस तरह का जब हम लोग शब्द पर जोड़ देकर कुछ बोलते हैं ना, तो वह बलाघात कहलाता है। बलाघात मैंने पहले ही बताया 2 तरह का होता है, एक शब्द बलाघात और एक होता है वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात में मैंने बताया कि भी, ही, इस तरह के शब्द आएंगे, और वाक्य बलाघात में भी मैंने बताया कि किस तरह से क्या पे जोड़ाया, मिठाई पे जोड़ाया। तो ये हो गया बलाघात। अब आया बच्चों संगम किसे कहते हैं। तो संगम जो होता है ना, वो उच्चारण के क्रम में किन शब्दों का प्रयोग किया जाए और उनके अंत में, अंत से तुकांत मिलाते हुए जो शब्द हम लिखते हैं उस तरह के होते हैं। जैसे संक्षेप में, जैसे पदीय सीमा होता है हमारा, जैसे पद जब हम लिखते हैं तो उसका जो अंत होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं, और इसी मेल को क्या कहते हैं, जो चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, योजक चिन्ह का, ये जिस योजक चिन्ह की हम इस्तेमाल करते हुए पद को मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम संगम कहते हैं। इसके अलावा है आपके बुक में अनुतान। अनुतान क्या है, बोलने के क्रम में जो उतार चढ़ाव आता है ना, उसे ही अनुतान कहते हैं। हम जब बोलते हैं तो ठीक है, मानते हैं कि इमोशंस के साथ जब बोलते हैं तो इमोशंस की वजह से हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे भी जब हम शब्द को बोलते हैं तो वो एक लय में नहीं होता है। हर शब्द की अपनी अपनी महत्वता रखते हुए उसका उतार चढ़ाव, उसका ग्राफ जाता है, और इसी उतार चढ़ाव के ग्राफ को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। तो
ये हो गया अनुतान। वर्ण विच्छेद आपके बुक में आया है। वर्ण विच्छेद बहुत अच्छा होता कि मैं आपको क्लास में ये पढ़ा रही होती तो मैं बोर्ड पे आपको दिखा सकती थी, लिख के समझा सकती थी वर्ण विच्छेद। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है अभी, जब स्कूल खुलेगा मैं ज़रूर फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि वर्ण विच्छेद आप लोग को आता है, क्योंकि आप लोग 1-2 से पढ़ते हुए ये आए हैं वर्णों को कैसे तोड़ना है। जब हम मान लो कोई शब्द ले लेते हैं तो उसको फिर कैसे तोड़ेंगे। अगर हमारे सामने आ गया कलम, तो कलम को हम कैसे तोड़ेंगे, तो क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। हर एक व्यंजन जो आता है एक शब्द में, उन सभी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ जाएगा वर्ण विच्छेद। इसके अलावा है रॉ का विभिन्न प्रयोग। रॉ का हम रेफ की तरह किस तरीके से प्रयोग करें, रेफ के में किस तरीके से प्रयोग करें, आपका री की मात्रा में किस तरह के से प्रयोग करें, वो भी आपका जैसे दिया हुआ है। बस ये इस पार्ट में यही है, और ऐसे कुछ खास नहीं है, पर ये अपने आप में बहुत खास है, बहुत बड़ी चैप्टर और बहुत ये है। इसमें जो आपका ये दिया हुआ है ना, आपने पढ़ा, इसको आप अच्छे से देख लोगे। अभी क्या है, आपके इनसाइड ऑफ द क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि चैप्टर्स जो है बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनसाइड को अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन आंसर मेरे लिए बना पाना इस तरीके से संभव नहीं है वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ और दे रही हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आपका जो बोधात्मक प्रश्न है, जितने 7 हैं उन 7 को मैंने सॉल्व किया है। लेकिन वैकल्पिक प्रश्न या ट्रू फॉल्स जो ये सब है, ये सब मैंने सॉल्व नहीं करके दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप अपने से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं ज़रूर इसको आगे भी सॉल्व करके दूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप बस ये क्वेश्चन आंसर लिख के कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। और जितने कुछ भी लिखेंगे ना, जितने वैकल्पिक प्रश्न है, सही गलत है, रिक्त स्थान पूर्ण करो, जो भी है, सबको बच्चों कॉपी पर लिखना है। और ये हॉलीडे होमवर्क आपका यही है। हॉलीडे में आपको जो भी मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊँगी, उन तीनों चैप्टर का मैं कोशिश करूँगी 3 से ज़्यादा पढ़ाने का, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है। मैं 5 चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करूँगी, पर अगर 3 ही लेके अभी मान के चले तो तीनों चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आंसर आपके कॉपी में होने चाहिए। आपको हॉलीडे होमवर्क कुछ अलग से नहीं मिला हुआ है, बस इन्हीं प्रश्न उत्तर को, जितने भी है ऑब्जेक्टिव, सबको प्रश्न सहित आपके उत्तर पुस्तिका पे लिखना बहुत ज़रूरी है। आप प्रश्न सहित लिखेंगे, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको प्रश्न सहित ये लिखना है, क्योंकि प्रश्न वहाँ पे रहना अनिवार्य है। जो सिर्फ आंसर लिख के लाएंगे, मैं उसका नहीं चेक करूँगी। जो नहीं लिखेंगे तो उसे तो पनिशमेंट अलग आपको फिर मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए। और यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न को यहाँ दिया है, उसके बाद 3-4 को यहाँ दिया है, 5 को भी दिया है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, नाम लिखें, ये सारे आंसर्स। और बलाघात किसे कहते हैं, संगम किसे कहते हैं, ये 7 प्रश्न आपके थे, उदाहरण सहित लिखना था। तो मैंने इसे दिखाने की कोशिश की है। आप इसको अपने कॉपी पर लिख लेंगे और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।